हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं ईटीएस। जैसा कि आप स्ट्रक्चर देख रहे होंगे बोर्ड पर, हमने ईटीएस का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जो कि हमारी एनसीईआरटी में भी गिवन है। तो ये होता क्या है, कैसे परफॉर्म करता है, इसको आज हम सिंपल वे में समझने वाले हैं। तो देखिए, ईटीएस का मतलब होता है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स के पास जाना। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। चलिए, ये होता है स्टूडेंट माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेनस पार्ट के अंदर। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आप सभी ने देखा होगा। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर होता है डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। ठीक है, एक इनर मेम्ब्रेन और एक आउटर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक है, और इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। तो देखिए, ये हमारा मैट्रिक्स पार्ट हो गया, ये हमारी इनर मेम्ब्रेन हो गई, ये हमारी आउटर मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में ये जो पार्ट देख रहे हैं आप, ये जो एरिया देख रहे हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या फिर पेरिफेरल माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी हम इसको बोलते हैं। चलिए समझते हैं, हमारी बुक में जो एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है और थ्योरी दी है, उसको हम समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है। तो देखिए, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर और क्रेब्स साइकिल के अंदर हमने जितने भी NADH2 और FADH2 बनाए थे, उन सभी का यहां पर हम यूज करने वाले हैं। तो हमने ये कह के वहां पे छोड़ दिया था कि इनको हम ETS में पढ़ेंगे और ETS में इनसे क्या बनाएंगे, ATP बनाएंगे। तो देखिए कैसे ATP बनेगी, FADH2 और NADH2 का यूज करके। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास होते हैं 5 कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 5। ठीक है, 5 कॉम्प्लेक्सेस हमारे पास हैं और ये 5 कॉम्प्लेक्सेस कहां पर हैं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर, यानी कि इनर मेम्ब्रेन के अंदर। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स का नाम होता है NADH डिहाइड्रोजनेस। NADH डिहाइड्रोजनेस। देखिए, इसमें से क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम जो हमारे पास H2 है, NADH2 में से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का मूवमेंट कराएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का मूवमेंट कराएंगे। तो हाइड्रोजन, यहां पर H2, 2 हाइड्रोजन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन इसके पास होंगे। ठीक है, 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन। ठीक है, फिर ये क्या बन गया, NAD बन गया। हमने इसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स को क्या कराएंगे, हम पंप करा करके लेकर आएंगे पेरिफेरल माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर। ठीक है, तो यहां पर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं FMN और FES। ठीक है, FMN और FES, फ्लेमिंग मोनोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, FMN का मतलब होता है फ्लेमिंग मोनोन्यूक्लियोटाइड। ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे, आगे मूव करा देंगे FES के पास। ठीक है, FES के पास, FES इन इलेक्ट्रॉन्स को मूव करा करके ले जाएगा यूबिक्विनोन के पास। ठीक है, किसके पास ले जाएगा, यूबिक्विनोन के पास। यूबिक्विनोन इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, किसको देगा, यूबिक्विनोल बनाएगा। ठीक है, यूबिक्विनोल इन इलेक्ट्रॉन्स का यूज करके, ठीक है, क्या बना लेगा, यूबिक्विनोल बना लेगा। ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, कंफ्यूज नहीं होना है। हमने क्या किया, हाइड्रोजन, ठीक है, जो हमारे पास 2 हाइड्रोजन थे, हमने उनको ब्रेक किया, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, 2 प्रोटॉन निकले। हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स को किसके अंदर डाला, कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर डाला। ठीक है, यहां पर FMN ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया और आगे मूव करा दिया किसके पास, FES के पास। ठीक है, FES ने उन इलेक्ट्रॉन्स को ले जाकर के किसको दे दिया, यूबिक्विनोन को दे दिया। और यूबिक्विनोन कहां प्रेजेंट है, ये भी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर ही प्रेजेंट है। ठीक है, यूबिक्विनोन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को दे दिया यहां पर यूबिक्विनोल को। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, FES से इलेक्ट्रॉन्स मिल गए इसको। ठीक, इलेक्ट्रॉन्स मिल गए और प्रोटॉन्स मिल गए। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहां से मिल गए, यूबिक्विनोन के पास एक और चीज होती है बेटा, याद रखना, यूबिक्विनोन क्या होता है,
प्रोटॉन एक्सेप्टर भी होता है, और ये कहां से एक्सेप्ट करेगा? मैट्रिक्स से। मैट्रिक्स के अंदर क्या है? प्रोटॉन्स पड़े हुए हैं। इसने क्या किया? यहां से प्रोटॉन ले लिए और यहां से इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो क्या बना दिया? यूबीक्विनोन बना दिया। ठीक है, यूबीक्विनोन से क्या बन गया? यूबीक्विनोल बन गया। इसको क्विनोन साइकिल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्विनोल साइकिल भी बोलते हैं। अब देखिए, बड़े ध्यान से समझने वाली चीज है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इन्होंने क्या किया? इलेक्ट्रॉन्स को तो यहां दे दिया, अब क्या बचा? प्रोटॉन। तो देखिए, यहां से दो प्रोटॉन, जो हाइड्रोजन के दो प्रोटॉन थे, उन प्रोटॉन्स को पंप करा करके कहां पर ले गए? पेरिफेरल माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर। ठीक है, दो प्रोटॉन यहां पर आ गए। ठीक है, एफएमएन क्या करता है? दो प्रोटॉन्स मैट्रिक्स से और ले लेता है, दो प्रोटॉन मैट्रिक्स से और ले लेता है, और उनको भी कहां ले जाकर ये छोड़ देते हैं? पेरिफेरल माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर। ठीक है, दो प्रोटॉन तो आए हमारे पास NaDH2 से, और दो प्रोटॉन हमारे पास कहां से आए? मैट्रिक्स से। टोटल कितने प्रोटॉन आ गए? 4 प्रोटॉन आ गए कॉम्प्लेक्स 1 के थ्रू। ठीक है, आप एनसीईआरटी में अगर डायग्राम देखेंगे तो एनसीईआरटी में डायरेक्ट 4 प्रोटॉन्स दिखाए हुए हैं। तो बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं कि सर, जब हम NaDH2 को, यानी कि हाइड्रोजन तो यहां पर 2 हैं, तो 2 हाइड्रोजन से तो 2 प्रोटॉन निकलने चाहिए, लेकिन यहां पर इन्होंने 4 दिखाए हुए हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, वहां पर डायग्राम को थोड़ा इजी करने के लिए उन्होंने ऐसा बनाया है। तो हमने उसी चीज को समझ रहे हैं कि 2 प्रोटॉन तो हमारे पास आते हैं हाइड्रोजन से, यानी कि H2 से, और 2 प्रोटॉन हमारे पास आते हैं मैट्रिक्स से। तो टोटल हमारे पास कॉम्प्लेक्स 1 से कितने प्रोटॉन्स पंप होकर के आए पेरिफेरल माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर? 4 प्रोटॉन्स आए। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। तो 2 इलेक्ट्रॉन आए थे, इन्होंने क्या किया? एफएमएन ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, FeS को दिए। FeS ने क्या किया? दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए? यूबीक्विनोन को दे दिए। यूबीक्विनोन ने 2 इलेक्ट्रॉन यहां से लिए, 2 प्रोटॉन यहां से लिए। दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को यूज करके उसने क्या बना दिया? यूबीक्विनोल बना दिया, यूबीक्विनोल। ठीक है, इसको हम क्विनोन साइकिल भी बोलते हैं। अब इन्होंने क्या किया? ठीक है, अब ये साइकिल को कंटिन्यू रखने के लिए इन्होंने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा, एक आगे मूव करा दिया। एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा, 2 लिए थे, एक अपने पास रखा, एक आगे मूव करा दिया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, अब ये किसके पास आया? कॉम्प्लेक्स 3 के पास। कॉम्प्लेक्स 3 को हम क्या बोलते हैं? साइटोक्रोम Bc1। साइटोक्रोम Bc1। ठीक है, साइटोक्रोम Bc1 में देखिए हमारे पास क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? साइटोक्रोम B, FeS और साइटोक्रोम C1। ठीक है, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1 और FeS। ठीक है, ये याद रखना है। चलिए, अब यहां पर क्या होगा स्टूडेंट्स? ये कोई भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कॉम्प्लेक्स से, यानी कि मैट्रिक्स से नहीं लेता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 3 क्या करता है? कॉम्प्लेक्स 1 से और कॉम्प्लेक्स 2 से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। चलिए, अब हम पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स 2 के बारे में। अभी 3 को हम यहीं पर छोड़ते हैं, 3 को हम 2 जब पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स 2 में क्या होता है स्टूडेंट? देखिए, कॉम्प्लेक्स 2 में अब हमारे पास 2 ही तो प्रोडक्ट थे, एक NaDH2 और एक FeDH2। NaDH2 का हमने यहां पर यूज कर लिया कॉम्प्लेक्स 1 में, FeDH2 का हम कहां पर यूज करेंगे? कॉम्प्लेक्स 2 में। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स 2 से हमने क्या किया? FeDH2 में से हमने यहां पर हाइड्रोजन में से क्या निकलेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और 2 ही क्या निकलेंगे? प्रोटॉन निकलेंगे। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और 2 ही क्या निकलेंगे? प्रोटॉन निकलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किसने किया? FeD ने। ठीक है, FeD ने। यहां पर किसने एक्सेप्ट किया था? FMN ने। यहां पर किसने एक्सेप्ट किया? FAD ने। फ्लेमिंग एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये याद रखना है कि कॉम्प्लेक्स 2 के अंदर जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो FAD होता है। कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो FMN होता है। फिर FeS के पास जाएंगे, यहां पर भी FeS के पास जाएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स किसके पास गए? FeS के पास गए। FeS ने इलेक्ट्रॉन्स किसको दिया? यहां पर भी FeS ने इलेक्ट्रॉन्स किसको दिए थे? यूबीक्विनोन को दिए थे। तो यहां पर भी FeS क्या देगा? क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को किसको देगा? यूबीक्विनोन को दे दिया। तो देखिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां पर चले गए? यूबीक्विनोन के पास। और यूबीक्विनोन ने क्या किया? हाइड्रोजन यानी कि प्रोटॉन्स को कहां से ले लिया? मैट्रिक्स से ले लिया।
मैट्रिक्स से प्रोटॉन्स ले लिए, इलेक्ट्रॉन यहां से ले लिए, तो इसने क्या बना दिया, यूबी क्यूनॉल बना दिया। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, यूबी क्यूनॉल साइकिल यानी कि क्यूनॉल साइकिल चलेगी। क्यूनॉल साइकिल को परफॉर्म करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन वो अपने पास रख लेंगे और एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, आगे मूव करा देंगे। तो देखिए कॉम्प्लेक्स 1 से एक इलेक्ट्रॉन आ गया, कॉम्प्लेक्स 1 से इलेक्ट्रॉन चला गया, कॉम्प्लेक्स 2 से इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, 1 से इलेक्ट्रॉन, 2 से इलेक्ट्रॉन, तो ये किसके पास गए, कॉम्प्लेक्स 3 के पास गए। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 3 के पास गए। समझ में आया कि हम कॉम्प्लेक्स 1 के बाद कॉम्प्लेक्स 3 क्यों लेते हैं, कॉम्प्लेक्स 2 डायरेक्ट क्यों नहीं ले लेते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको देते हैं, कॉम्प्लेक्स 3 को देते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स 3 के पास क्या आ गए, कॉम्प्लेक्स 1 से इलेक्ट्रॉन आ गया, कॉम्प्लेक्स 2 से इलेक्ट्रॉन आ गया। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, साइटोक्रोम बी। साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम बी से इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, सेकंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो भी होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हमेशा जो होगा यहां पर, ठीक है, एफईएस होगा। एफईएस के पास गए इलेक्ट्रॉन्स, एफईएस ने किसको दिए, साइटोक्रोम C1 को दिए, साइटोक्रोम C1 को दिए इलेक्ट्रॉन्स, और साइटोक्रोम C1 ने इलेक्ट्रॉन्स किसको दे दिए, साइटोक्रोम C को दे दिए। किसको दे दिए, साइटोक्रोम C को दे दिए। यहां तक बात क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए कॉम्प्लेक्स 1 के इलेक्ट्रॉन मूव करे, क्यूनॉल साइकिल चली, एक इलेक्ट्रॉन उन्होंने अपने पास रख लिया, एक इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 3 में डाल दिया। कॉम्प्लेक्स 2 से FADH2 में से हमने क्या किया, 2 हाइड्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन मूव कराए, FAD ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, FES को दिए, FES ने 2 इलेक्ट्रॉन किसको दिए, यूबी क्यूनॉन को दिए। यूबी क्यूनॉन से क्या हुआ, क्यूनॉल साइकिल चली, वो एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेंगे और एक इलेक्ट्रॉन आगे कॉम्प्लेक्स 3 को ट्रांसफर कर देंगे। कॉम्प्लेक्स 3 के पास क्या है, साइटोक्रोम बी है, साइटोक्रोम बी से FES के पास, FES से इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, साइटोक्रोम C1 के पास, और साइटोक्रोम C1 से इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएंगे, साइटोक्रोम C के पास। ठीक है, साइटोक्रोम C के पास। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स 2 से हमने इलेक्ट्रॉन तो मूव करा लिए, लेकिन प्रोटॉन नहीं कराए। क्यों नहीं कराए, प्रोटॉन्स आते तो हैं लेकिन वो इसमें पंप नहीं हो पाते, किसमें, इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। ठीक है, यानी कि पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में ये प्रोटॉन्स पंप नहीं हो पाते हैं। क्यों नहीं हो पाते हैं, कि आप देख रहे होंगे कि कॉम्प्लेक्स 2 का जो स्ट्रक्चर है ये एक एंजाइमेटिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये एंजाइमेटिक स्ट्रक्चर है, ये कोई भी चीज आगे पास नहीं कराएगा, एक एंजाइम की तरह काम करेगा। तो ये प्रोटॉन्स क्या हो जाते हैं, वापस चले जाते हैं किसमें, मैट्रिक्स में, वापस मैट्रिक्स में चले जाते हैं प्रोटॉन्स। तो इसमें प्रोटॉन्स का कोई भी मूवमेंट नहीं होता पेरिफेरल माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की तरफ। ये चीज याद रखने वाली है कि कॉम्प्लेक्स 2 से सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं, प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट नहीं होते, प्रोटॉन वापस आ जाते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स 1 से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही वापस हो रहे थे। प्रोटॉन कितने आ रहे थे, 4 आ रहे थे। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर कॉम्प्लेक्स 3 के अंदर हमने प्रोटॉन्स के बारे में नहीं पढ़ा, इलेक्ट्रॉन्स तो हमें पता चल गया, साइटोक्रोम C ने एक्सेप्ट कर लिए इलेक्ट्रॉन्स को। अब यहां पर हम प्रोटॉन्स के बारे में जानते हैं। तो देखिए, ये जो क्यूनॉन साइकिल कंटिन्यू चलेगी, इसमें से प्रोटॉन्स भी निकलेंगे, ऐसे ही सेम एज इट इज यहां पर जब क्यूनॉन साइकिल चलेगी तो प्रोटॉन्स भी निकलेंगे जब इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं। तो यहां से 2 प्रोटॉन आ गए, यहां से 2 प्रोटॉन आ गए, तो टोटल प्रोटॉन कितने आ गए कॉम्प्लेक्स 3 के थ्रू, 4 प्रोटॉन्स आ गए। 4 प्रोटॉन्स आते हैं कॉम्प्लेक्स 1 से, 4 प्रोटॉन्स आते हैं कॉम्प्लेक्स 3 से। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 2 से कोई प्रोटॉन नहीं आता। ठीक है, कोई प्रोटॉन नहीं आता। चलिए अब बात करते हैं साइटोक्रोम C के पास। साइटोक्रोम C के पास क्या हुआ, साइटोक्रोम C के पास आ गए इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स जब हमारे पेरिफेरल माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर एंटर कर जाएंगे तो वो खुद से किसी कॉम्प्लेक्स के पास नहीं जा सकते। ठीक है, यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कॉम्प्लेक्स 3 से एंड आए कहां पर, पेरिफेरल माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के पास, लेकिन वो खुद मूव नहीं कर सकते। तो उन्हें मूव कराने के लिए एक स्मॉल प्रोटीन प्रेजेंट होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल्स की किस पर, मेम्ब्रेन पर अटैच होता है। ठीक है, जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उसकी मेम्ब्रेन से अटैच होता है।
उसकी मेम्ब्रेन से अटैच होता है एक स्मॉल प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं साइटोक्रोम सी। ये इलेक्ट्रॉन को क्या कराता है, ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करता है, ठीक है। इसको हम मोबाइल इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, यानी कि मूव कराता है इलेक्ट्रॉन को, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएगा, ठीक है। कहां लेकर जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स 3 से इलेक्ट्रॉन्स को कहां लेकर जाएगा, कॉम्प्लेक्स 4 के पास लेकर जाएगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स 4 के पास लेकर जाएगा। तो देखिए ये, और स्टूडेंट्स एक भी चीज और, ये किसी भी कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं है। ये जो साइटोक्रोम सी है ये एक स्मॉल प्रोटीन है, ये किसी कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं है, ठीक है। और ये किस पे अटैच होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल की मेम्ब्रेन से अटैच होता है, जो कि मोबाइल इलेक्ट्रॉन का काम करता है, इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। तो इलेक्ट्रॉन्स को ये किसके पास लेकर के गया, ये लेकर के जाएगा कॉम्प्लेक्स 4 के पास। कॉम्प्लेक्स 4 के पास देखिए 2 इलेक्ट्रॉन आ गए कॉम्प्लेक्स 4 के पास, तो यहां पर कॉपर एक्सेप्टर्स होते हैं CuA, CuB, और बीच में होते हैं साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, ठीक है। ये साइटोक्रोम है, ये साइटोक्रोम A है, साइटोक्रोम A3 है, ठीक है, साइटोक्रोम A3। तो इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया, CuA ने साइटोक्रोम A को दिया, साइटोक्रोम A से साइटोक्रोम A3 के पास गए इलेक्ट्रॉन्स, साइटोक्रोम A3 से साइटोक्रोम B के पास जाएंगे, और फिर वो इलेक्ट्रॉन्स कहां मूव कर जाएंगे, मैट्रिक्स के अंदर। और मैट्रिक्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगी, ठीक है। ऑक्सीजन क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगी। ऑक्सीजन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को लिया, और यहां पर जो हाइड्रोजन, यहां पर जो प्रोटॉन्स पड़े हुए थे उनका यूज करके क्या फॉर्मेशन करा दिया, वाटर का फॉर्मेशन करा दिया, ठीक है। तो क्या फॉर्मेशन हो गया, वाटर का फॉर्मेशन हो गया, पानी बन गया। समझ में आया, चलिए यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाँ, एक कंफ्यूजन होगा कि प्रोटॉन्स कहां गए। अभी प्रोटॉन्स की कहानी अभी अधूरी है, वो हम कंप्लीट करने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन्स की कहानी हमारी यहां पर खत्म होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स को फाइनल कौन एक्सेप्ट करता है, ऑक्सीजन करता है, ठीक है। अभी तक हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा, क्रेब्स साइकिल पढ़ी, लिंक रिएक्शन पढ़ी, हमने कहीं पर भी ऑक्सीजन के बारे में कोई जिक्र नहीं किया, कहीं पर भी ऑक्सीजन का कोई यूज नहीं दिखाया। ऑक्सीजन कहां पे आती है, ETS के अंदर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स 4 के पास। कॉम्प्लेक्स 4 में क्या होता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स का यूज करके, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का यूज करके क्या करती है, हाइड्रोजन जोड़ते हैं, प्रोटॉन जुड़ते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन ऐड होगा और क्या बनेगा, वाटर बनेगा। क्या बनेगा, वाटर बनेगा। चलिए, ठीक है। सेकंड, अब देखिए, अब हमारे पास यहां पर 4 प्रोटॉन्स, यहां पर 4 प्रोटॉन्स, यानी कि 2 और 2 4, 2 और 2 4, यानी कि टोटल हमारे पास कितने हो गए, 4 4 8 प्रोटॉन्स हो गए, ठीक है, 8 प्रोटॉन्स ये। अब यहां पर भी हमारे पास क्या होता है, जब यहां से भी हम क्या करते हैं, प्रोटॉन्स, जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे तो प्रोटॉन्स एंटर करते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन्स भी आते हैं, प्रोटॉन्स का मूवमेंट होता है। तो मैट्रिक्स से प्रोटॉन्स कहां पर आएंगे, पेरिफेरल माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की तरफ, पेरिफेरल माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की तरफ क्या आएंगे, प्रोटॉन्स आएंगे, ठीक है। अब ये प्रोटॉन्स भी ऐड हो गए, तो टोटल हमारे पास प्रोटॉन्स कितने हो गए, 2 2 2 2, यानी कि 8 प्रोटॉन्स ये हो गए और 2 प्रोटॉन्स ये हो गए। तो टोटल हमारे पास हो गए 10 प्रोटॉन्स। कितने हो गए स्टूडेंट, टोटल हमारे पास हो गए 10 प्रोटॉन्स। तो 10 प्रोटॉन्स का हम क्या कराएंगे, 10 प्रोटॉन्स को मूव कराएंगे मैट्रिक्स की तरफ, ठीक है। 10 प्रोटॉन्स को हम किसकी तरफ पंप कराएंगे, मैट्रिक्स की तरफ पंप कराएंगे। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर जो हमारे कॉम्प्लेक्सेस हैं, कॉम्प्लेक्स 5 के अंदर F0 और F1, ठीक है, F0 और F1, ये क्या करता है, ये प्रोटॉन को पंप कराएगा, ठीक है। F0 क्या कराएगा, हमारा प्रोटॉन्स को पंप कराएगा। और F1 का क्या फंक्शन होता है, F1 क्या करता है, ATP सिंथेस कराता है, ATP को फॉर्मेशन कराता है, ATP का फॉर्मेशन कराएगा। कैसे कराएगा, वो एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट के साथ एक फॉस्फेट ऐड करा देगा, जिससे कि क्या बन जाएगा, ATP बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, किसके अंदर, पेरिफेरल माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर। पेरिफेरल माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर स्टूडेंट्स प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, यहां पर प्रोटॉन ग्रेडियंट हो जाता है। और प्रोटॉन ग्रेडियंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए F0 क्या कराता है, इन प्रोटॉन्स को पंप कराता है।
और F0 से अटैच्ड होता है F1, ठीक है, जो कि क्या है, एटीपी सिंथेज का काम करता है, ठीक है, जो कि एटीपी सिंथेज का काम करेगा। तो जैसे यहां से प्रोटॉन्स बाहर की तरफ मूव करते हैं तो एटीपी सिंथेज क्या करता है, यहां पर एडीपी के साथ एक फॉस्फेट ऐड कर देता है, एडीपी के साथ एक फॉस्फेट ऐड कर देता है, तो हमारे पास आ जाता है एटीपी, ठीक है। तो मेन टारगेट हमारा क्या था इसमें, एटीपी का फॉर्मेशन होना, ठीक है, एटीपी का फॉर्मेशन होना। तो एटीपी फॉर्म हो गई। एटीपी फॉर्म कैसे हुई, प्रोटॉन्स की हेल्प से, ठीक है। वाटर कैसे बना, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, उन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया, हाइड्रोजन को अपने साथ ऐड किया और वाटर बन गया। चलिए अब इसके में जो क्वेश्चंस आते हैं जो कंफ्यूज करते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो देखिए बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं, ध्यान देने वाली बात है। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स 1 के बाद कॉम्प्लेक्स 3 क्यों आता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स 3 आता है, कॉम्प्लेक्स 1 के बाद कॉम्प्लेक्स 2 नहीं आता, कॉम्प्लेक्स 3 आता है। इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर मूव करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स 1 में, कॉम्प्लेक्स 2 में, कॉम्प्लेक्स 3 में और कॉम्प्लेक्स 4 में। कॉम्प्लेक्स 5 के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। तो याद रखना है, अगर कोई ऐसा ऑप्शन आपको मिलता है तो उसमें आपको याद रखना है कि कॉम्प्लेक्स 5 के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का कोई भी मूवमेंट शो नहीं होता। वेरी गुड। प्रोटॉन्स का मूवमेंट कहां पर होगा, प्रोटॉन्स देखो कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर भी है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स 3 के अंदर भी है, कॉम्प्लेक्स 2 के अंदर प्रोटॉन्स पंप नहीं करते इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर। कॉम्प्लेक्स 2 से प्रोटॉन्स एंटर नहीं करते, यानी कि पंप नहीं करते इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर, वो वापस चले जाते हैं मैट्रिक्स में, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 5 के अंदर भी प्रोटॉन्स का फंक्शन है। देखिए मैट्रिक्स से प्रोटॉन्स कहां आ रहे हैं, मैट्रिक्स से प्रोटॉन्स दिख रहे हैं आपको, ये प्रोटॉन्स आ रहे हैं, ठीक है, जो कहां जा रहे हैं, पेरिफेरल माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। फिर प्रोटॉन्स का फंक्शन हमने देखा कॉम्प्लेक्स 5 के अंदर, तो यानी कि प्रोटॉन्स तो सभी के अंदर हैं, बट कॉम्प्लेक्स 2 के अंदर वो पंप नहीं करते, किसके अंदर, पेरिफेरल माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर। सॉरी। चलिए अब बात करते हैं कि नाम के, तो यहां पे क्या है, NADH डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। डिहाइड्रोजनेज क्यों बोला गया, यहां पर हमने हाइड्रोजन का ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स निकाले, सबसे डिहाइड्रोजनेज यहां पर भी हमने ये किया। तो यहां पर देखते हैं आप, FAD से क्या बनता है, FADH2 से FAD बनता है, सक्सीनेट से फ्यूमरेट बनता है, सक्सीनेट से फ्यूमरेट बनता है। जब हमने क्रेब्स साइकिल पढ़ी थी, तो हम कहते हैं ना कि एक कंपोनेंट ऐसा है जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन से अटैच्ड है, वो फुल्ली इमर्ज नहीं होता, तो वो यही है FAD, ठीक है, FADH2 से FAD बनता है, सक्सीनेट से फ्यूमरेट, ठीक है। हमने वहां पे एक ट्रिक भी देखी थी कि सक्सेस होने के बाद क्या होता है, आदमी फेमस होता है, सक्सेस होने के बाद क्या होगा, फेमस, तो S के बाद F, यानी कि सक्सीनेट से फ्यूमरेट बनता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 4 का नाम होता है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। ऐसा क्यों है, देखिए साइटोक्रोम C क्या लेकर आया, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स लेकर आया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स चले गए साइटोक्रोम C से, तो क्या बनेगा, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, हम इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स 4 को, ठीक है। तो वाटर कहां पे बनता है, कॉम्प्लेक्स 4 में बनता है। एटीपी कहां बनती है, कॉम्प्लेक्स 5 में बनती है, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। साइटोक्रोम C कहां पर अटैच होता है, इनर मेम्ब्रेन पर, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन के से अटैच होता है साइटोक्रोम C, और ये किसी भी कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं है, एक स्मॉल प्रोटीन है जो कि मोबाइल इलेक्ट्रॉन का काम करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। तो चलिए, आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए एक चीज और इसमें रह गई कि इसमें जो हमारे कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, इनको हम कैसे याद करेंगे। देखिए NADH2 में जो पहला है FMN, फिर FES, कॉम्प्लेक्स 2 में FAD, FES, FMN, FAD, FES, FES कॉमन है, याद रख सकते हो। इसमें FMN है,
मोनोन्यूक्लियोटाइड है, इसमें एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स 3 के अंदर साइटोक्रोम बी FeS साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम बी FeS साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C इलेक्ट्रॉन कैरियर है, इलेक्ट्रॉन को मूव कराएगा, कैरी करेगा, ठीक है। यहां पर CuA कॉपर, ठीक है, कॉपर A, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3 और CuB F0 F1, ठीक है। इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। आप इनकी जो भी आपको सही लगे निमोनिक्स को आप बना सकते हैं, कोई भी शॉर्ट ट्रिक आप बना सकते हैं अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग, जो आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मेरी ट्रिक्स यूज करो, आप अपनी कोई भी ट्रिक बना सकते हैं। और यही इसका कॉम्प्लेक्स वर्जन जो हमारी एनसीईआरटी का था, वो हमने उसको इजी वे में समझा है कि हमारे पास 4 प्रोटॉन्स कैसे आते हैं, 2 प्रोटॉन हमारे पास NADH से आते हैं, 2 प्रोटॉन हमारे पास किससे आते हैं, मैट्रिक्स से आते हैं, ठीक है। यहां पर भी एनसीईआरटी ने डायरेक्ट 4 प्रोटॉन्स दिखाए हुए थे, तो यहां से और यहां से मिला करके 2 प्रोटॉन्स हमारे पास यहां पर एंटर करते हैं। चलिए, ठीक है, थैंक यू।